बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 1 से ऑनलाइन लेक्चर्स के एक सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें आज पार्ट 2 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 जो होम्योस्टेसिस के बारे में है, इससे हम आज आगाज़ करेंगे और फिर ये सिलसिला वक्तन चलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, चाहे कोई प्लांट है या एनिमल है, उन्होंने एक इंटरनल सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस इनहेरिट किया होता है। इनके तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस का सेट जो होता है वो विरासत में मिला होता है, और उस इन्वायरमेंट के सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस को जो इंटरनल इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं उसको यूज़ करके वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली फ्लक्चुएशंस के मुज़र असरात से, बुरे असरात से अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को महफूज रखता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो होती है वो प्रॉपर्ली काम करती चली जाती है। इनके आप ये कह सकते हैं कि बाहर वाले इन्वायरमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, बाहर वाले इन्वायरमेंट के अंदर जो उतार चढ़ाव आता है, उन फ्लक्चुएशंस को बॉडी का इंटरनल सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती हैं, एक स्पेसिफिक एडेप्टेशंस की वजह से वो उनको रेजिस्ट करती हैं, और इस रेजिस्टेंस की वजह से वो अपने अंदर वाले इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा तब्दीली नहीं होने देती। एक नैरो रेंज के अंदर सब इन्वायरमेंटल कंडीशंस को बरकरार रखा जाता है, जिसकी वजह से एक बॉडी ऑप्टिमम इन्वायरमेंट के अंदर, ऑप्टिमम इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर एक प्रॉपरली मोस्ट एफिशिएंटली काम करती है। तो इस तमाम एबिलिटी को जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है उसे क्या नाम देते हैं? होम्योस्टेसिस। तो इस यहीं से हम आगाज़ करते हैं। जो होम्योस्टेसिस है, जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो हम ये कहते हैं होम्योस्टेसिस क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं, जो उतार चढ़ाव आ रहा होता है, उस उतार चढ़ाव के जिस्म से इनके इंटरनल इन्वायरमेंट को महफूज करने को क्या नाम देते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस का फायदा यही होता है बेटा कि जब होम्योस्टेसिस की एबिलिटी की वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी मर्जी के, अपनी डिजायर्ड सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन में मोस्ट ऑप्टिमम रेट पे काम कर सकता है, मोस्ट एफिशिएंटली काम कर सकता है, और उसकी बॉडी जो है सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली आप ये कह सकते हो कि प्रोडक्ट सामने ला सकती है। जिस वजह से हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, और वो कैसे मेंटेन कर पाते हैं? अपने इस होम्योस्टेसिस की एबिलिटी की वजह से। होम्योस्टेसिस में सबसे ज़्यादा हम कहते हैं वो जो ससेप्टेबल कंपोनेंट्स होते हैं, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा आसानी से तब्दीली आ जाती है, चेंज आ जाती है, उनमें 3 फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वाटर है, दूसरा साल्ट्स, और तीसरा टेम्परेचर। वाटर, साल्ट्स और टेम्परेचर, ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ज़्यादा चेंज होते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा तब्दीली आती है। और इनके लिहाज से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे साल्ट और वाटर को। साल्ट और वाटर को बॉडी के अंदर मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म है, इसे नाम देते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन generally between the organism and its environment of solute and the gain and loss of water। इनके दोनों चीज़ों को बॉडी के अंदर मेंटेन करना है। ये डिपेंड्स, इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर वाले इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ फ्लक्चुएट कर रही है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि, बल्कि एक मैं बात आपको बताऊं, होम्योस्टेसिस का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमने एक फिक्स पॉइंट बना दिया है कि एक फिक्स पॉइंट से ना ज्यादा होना है ना उससे कम होना है। फिक्स वैल्यू किसी चीज की भी नहीं है। हमेशा जब भी हमने किसी भी फैक्टर को मेंटेन करना है तो हमने एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करना है। रेंज किसे कहते हैं? एक ज़ाहिर उसकी अपर लिमिट होगी, दूसरी उसकी लोअर लिमिट होगी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि पानी है, अगर पानी की अबंडेंट सप्लाई है, बहुत ज़्यादा सप्लाई है, तो पानी की ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर वाटर लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन बढ़ते बढ़ते जब वो एक अपर लिमिट को क्रॉस करेगा तो अपर लिमिट के बाद जितना पानी है वो जिस्म को नहीं चाहिए, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको जिस्म ने अपने अंदर से खारिज कर देना है। इसी तरह अगर किसी वजह से रिस्ट्रिक्टेड वाटर की सप्लाई है, पानी की सप्लाई बहुत कम है, तो कम होते होते जब लोअर लिमिट आ जाती है तो उससे मजीद कम होने, पानी की मिकदार को कम होने से ये सिस्टम
रोकता है। ऑस्मो रेगुलेशन उसको इस तरह से रेगुलेट करेगा कि मजीद पानी कम ना हो। और ये कैसे किया जा सकता है? बाय गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, कि अगर पानी कम है तो कहीं से हासिल करना है, अगर पानी ज्यादा है तो उसको अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देना है, उसको एक्सक्रीट कर देना है। इस सिलसिले में कहते हैं कि एक बड़ी अच्छी मिसाल आजकल हम उसका एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि जब हम सहरी के वक्त रोजा रखते हैं तो उस वक्त हमारी अमूमन बहुत सारे अफराद की कोशिश ये होती है कि हम ज्यादा पानी पी लें, ज्यादा लिक्विड इनटेक कर लें। लेकिन क्योंकि जब हम ज्यादा पानी पी लेते हैं, थोड़ी देर में ज्यादा पानी पी लेते हैं, हमारे ब्लड के अंदर वाटर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा पानी होता है, आप ये देखते हो कि विद इन 1 और 2 आवर्स वो हमें बार बार वॉशरूम जाके वो हमें बॉडी से एक्सक्रीट करना पड़ता है, वो खुद ब खुद निकल जाता है। हमने उसको स्टोर करने की कोशिश की लेकिन वो स्टोर नहीं हुआ, और उसके बाद जाहिर है इनटेक बंद होती है, बॉडी के अंदर जो पानी है वो कम होता चला जाता है। इस्तेमाल हो कि जब तकरीबन असर का टाइम आता है तो उस वक्त बॉडी से पानी की एक्सक्रीशन बहुत कम हो जाती है। उसकी बेसिक रीजन क्या है कि जितना भी पानी यूरिन के अंदर जाता है उसको रीअब्सॉर्ब करके वापस ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है ताकि पानी की लोअर लिमिट को बरकरार रखा जा सके और डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। इसका मतलब क्या है कि हमेशा कोई भी जो फैक्टर है उसको 2 लिमिट्स के अंदर बरकरार रखना है, ना उस लिमिट से बढ़ने देना है ना उस लिमिट से कम होने देना है, यानी कि एक नैरो रेंज के अंदर उसको हमें बरकरार रखना होता है। दूसरा इसके साथ जो रिलेटेड फैक्टर है वो एक्सक्रीशन का है। एक्सक्रीशन में कहते हैं ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें हमें बॉडी में बनने वाली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, बॉडी से खारिज करते हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स असल में क्या होते हैं? वो साल्स होते हैं, और उन साल्स को जिस्म से निकालने का मतलब क्या है कि ये भी हम ऑस्मो रेगुलेशन को असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ताकि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा साल्ट जमा ना हो। और तीसरी चीज जो इसमें स्टडी करते हैं वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको एक नैरो टॉलरेबल रेंज के अंदर बरकरार रखना, नैरो टॉलरेबल रेंज के अंदर। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अमूमन ये कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होता है, लेकिन एक्चुअली जब हम देखते हैं तो ह्यूमन टॉलरेबल रेंज जो है वो 36.1 डिग्री सी टू 37.8 डिग्री सी होती है, यानी कि ये एक नॉर्मल रेंज है। इस नॉर्मल रेंज के अंदर अगर हमारा टेम्परेचर रहेगा तो हमारी बॉडी के जितने एंजाइम्स हैं वो ऑप्टिमम रेट पे काम करते रहेंगे और हमारी बॉडी ऑप्टिमम रेट पे काम करने के काबिल होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये जो सारा हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है होम्योस्टेसिस एट ऑर्गेनिज्म लेवल, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे। होम्योस्टेसिस जो है एट द सेम टाइम सेल लेवल पे भी हो सकता है, सेलुलर लेवल पे भी हो सकता है। हर जो सेल होता है उसका एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, इंट्रासेलुलर सॉल्यूशन, एक एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब है विद इन मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब आउटसाइड मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन के बाहर होता है। अब ये 2 मीडियम्स हैं, एक सेल के अंदर वाला मीडियम है, एक सेल के बाहर वाला मीडियम है। इन दोनों के दरमियान भी सॉल्यूट, वाटर, मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स, एक्स्ट्रा वगैरह 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 के बहुत सारी चीजों की एक्सचेंज होती रहती है, और हर सेल ऑप्टिमम रेट पे उस वक्त काम कर पाएगा जब उसे तमाम कंडीशन ऑप्टिमम रेट पे मिलेंगी, एक नैरो रेंज के अंदर, टॉलरेबल रेंज के अंदर मिलेंगी। और अगर एक सेल प्रॉपर्ली काम कर पाएगा तो इसका मतलब है पूरी बॉडी प्रॉपर्ली काम कर सकेगी। अच्छा, उसके बाद हम बात ये करते हैं बेटा कि ये जो वर्किंग कंट्रोल सिस्टम है इसमें काम कैसे करता है। तो कोई भी जो हमारी बॉडी के अंदर ये वर्किंग कंट्रोल सिस्टम जो होम्योस्टेसिस कहलाता है, बेसिकली में कहते हैं कि इसका जो फैक्टर्स हैं, इसके जो आप ये कह सकते हो कोई कंपोनेंट्स हैं, उनमें सबसे पहले क्या है वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस जो इनपुट होता है, फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना ये स्टिमुलस का रोल प्ले करता है। उस टेम्परेचर कम होने या बढ़ने को जो चीज डिटेक्ट करती है, जो चीज उसको रिसीव करती है, जो चीज उसको महसूस करती है, उन्हें हम रिसेप्टर का नाम देते हैं। इसका मतलब है स्टिमुलस आया, किसने उसको डिटेक्ट किया? रिसेप्टर ने, और रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट करने के बाद किसकी तरफ भेज दिया? सेंट्रल कंट्रोल की तरफ। सेंट्रल कंट्रोल जो है, अगर हम इंसानी जिस्म की बात करेंगे तो हमारा सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम इस सिलसिले में क्या होता है? वो हाइपोथैलेमस है। हमारे ब्रेन का, फोर ब्रेन का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस उसके बारे में डिसीजन करता है, और डिसीजन करने के बाद अगर तुम कहते हैं वो टेम्परेचर ज्यादा था तो इफेक्टर्स को हुक्म देता है किस कौन से फैक्टर को, जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। और अगर हम कहते हैं टेम्परेचर कम था तो फिर किसको देगा? ऐसे फैक्टर्स को जो कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम या ज्यादा हो जाएगा, जैसा हम करना चाहते हैं।
बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म के कंट्रोल्स आप ये जो है सिस्टम जो है उसको हम कंट्रोल एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है जो कि हमें अक्सर हमारे कुर्बो जवार के अंदर, हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर, हमारे एयर कंडीशनर के अंदर एक सिस्टम हमें नजर आता है कि उसके अंदर एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस कौन सा है? वही वाला टेम्परेचर का बढ़ना है, टेम्परेचर का कम होना। और उसमें रिसेप्टर या डिटेक्टर कौन होता है? वो एक थर्मामीटर होता है। थर्मोमीटर जो होता है बढ़ने वाले टेम्परेचर को या कम होने वाले टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, फिर वो कंट्रोल सिस्टम को भेजता है। कंट्रोल सिस्टम हीटिंग यूनिट्स को ऑन करता है या कूलिंग सिस्टम को ऑन करता है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर जो है पहले से या बढ़ जाता है या पहले से कम हो जाता है, जैसे कि हम करना चाहते हैं। यही काम हमारी जो ऑटोमेटिक इस्त्री है उसके अंदर हो रहा होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर हो रहा होता है, एयर कंडीशनर के अंदर हो रहा होता है। अब इसी बुनियाद पे ये जो सिलसिला लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? ये एक ह्यूमन बॉडी से लिया गया है। ये एक इंसान के, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लिया गया है कि इंसान के जिस्म के अंदर हम रिसेप्टर की बात करते हैं तो हमारा सिस्टम जो उसे क्या नाम देंगे? लिविंग कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। हमारे जिस्म के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये स्किन है। स्किन एक बहुत बड़ा रिसेप्टर ऑर्गन है हमारी बॉडी का। जब बॉडी का बाहर वाला एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो स्किन है उसके स्टिमुलस को रिसीव करेगी और स्टिमुलस को रिसीव करके वो उसको भेज देगी किसकी तरफ? ये सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम की तरफ। और सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम मैंने क्या कहा है? वो हमारा हाइपोथैलेमस है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर टेम्परेचर एनवायरनमेंट का बढ़ गया, गर्मियों का मौसम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बाहर, उस टेम्परेचर को डिटेक्ट किसने किया? हमारी स्किन ने उस स्टिमुलस को, टेम्परेचर की इंक्रीज को डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद किसको भेज दिया? हाइपोथैलेमस की तरफ। हाइपोथैलेमस ने उसको जब एनालिसिस किया तो पता ही चला कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टॉलरेबल रेंज से बढ़ रहा है, इसलिए उसके बढ़ने को कंट्रोल करने के लिए उसने किसको दिया? इफेक्टर्स को कहा। और इफेक्टर्स ने उस यानी कि कूलिंग सिस्टम ऑन कर दिया। हाइपोथैलेमस ने कूलिंग सिस्टम ऑन कर दिया और बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। अगर बॉडी का टेम्परेचर बिलफर्ज बढ़ रहा था तो कम हो गया, अगर कम हो रहा था तो फिर भी यही सिलसिला चलना है। लेकिन अब हाइपोथैलेमस ने क्या करना है? हीटिंग सिस्टम को ऑन करना है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इनके हमेशा हमारी जिस्म की कोशिश क्या होती है कि उस टॉलरेबल रेंज के अंदर टेम्परेचर को बरकरार रखा जा सके। 36.1 डिग्री सी टू 37.8 डिग्री सी के दरमियान बरकरार रखा जा सके, ना इससे कम होने दिया जाए ना इससे ज्यादा होना दिया जाए। अब इसका मतलब है हमने इसमें ये स्टडी किया अभी तक कि या टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो उसको कम कर दिया जाता है, या टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसको बढ़ा दिया जाता है। इस तरह करके जब किसी भी सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। क्या नाम देते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म है क्या? एक्चुअली हम कहते हैं एक कंट्रोलिंग सिस्टम है। वो कंट्रोलिंग सिस्टम किसी भी प्रोडक्ट के बनने को कंट्रोल कर रहा है, और अगर वो प्रोडक्ट जो कंट्रोलिंग सिस्टम के कंट्रोल करने की वजह से बन रही है, अगर वही प्रोडक्ट इस कंट्रोलिंग सिस्टम को कंट्रोल करे तो इट विल बी फीडबैक मैकेनिज्म। कि एक कंट्रोलिंग सिस्टम जिस प्रोडक्ट के बनने को कंट्रोल कर रहा है वही प्रोडक्ट इस सिस्टम को ऑन ऑफ करवा दे, इस सिस्टम को कंट्रोल करे, तो क्या होगा? ये फीडबैक मैकेनिज्म होगा। इनके हम क्या कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन इन विच a controlling mechanism is itself controlled by the products of reaction it is controlling। यानी कि जिस एक कंट्रोलिंग सिस्टम जिन प्रोडक्ट्स के बनने को कंट्रोल कर रहा है वही प्रोडक्ट उस सिस्टम को कंट्रोल करे तो उसे क्या नाम देंगे? फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे अभी मैं ऊपर वाली एग्जांपल से दोबारा समझाता हूं आपको। बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ, रिसेप्टर ने रिसीव किया, हाइपोथैलेमस को मैसेज गया, हाइपोथैलेमस ने हीटिंग सिस्टम ऑन कर दिया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। अब जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते स्पेसिफिक रेंज तक बढ़ जाता है तो फिर मैसेज किसको जाना है? वापस हाइपोथैलेमस को। अब उसने कूलिंग सिस्टम ऑन करना है, टेम्परेचर कम करवा देना है। इसका मतलब है ये सारा सिस्टम कंट्रोल किसको कर रहा है? टेम्परेचर को। और टेम्परेचर ही बढ़ता है तो ये पीछे से चल पड़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो ये पीछे से चल पड़ता है, रिसेप्टर से दोबारा शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट एक सिस्टम में बन रही है और वही प्रोडक्ट उस सिस्टम को ऑन ऑफ करवाई, प्रोडक्ट ज्यादा बन गई, सिस्टम ऑफ हो गया, प्रोडक्ट इस्तेमाल होते होते कम हो गई, सिस्टम फिर से चल पड़ा। जैसे आपके पानी की ऑटोमेटिक वाटर की टैंकी होती है, उस टैंकी के अंदर एक ऑटोमेटिक स्विच लगा हुआ है कि जब पानी एक स्पेसिफिक लिमिट तक बढ़ जाता है तो वो पंप पीछे से बंद हो जाता है, और जब पानी इस्तेमाल होते होते एक लोअर लिमिट तक जाता है तो पंप फिर पीछे चल पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो प्रोडक्ट है वही उसको ऑन करवा रही है, वही उसको ऑफ करवा रही है। तो इसे क्या कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली दो टाइप्स का होता है।
पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे कौन सा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि अगर ओरिजिनल रिस्पॉन्स को इनवर्स कर दिया जाए, पहले टेम्परेचर बढ़ रहा था, अब कंट्रोलिंग सिस्टम उसको कम करवा दे, पहले टेम्परेचर कम हो रहा था, कंट्रोलर सिस्टम उसको बढ़ा दे, तो इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इफेक्टर्स शो रिस्पॉन्स इनवर्स टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो रही होती है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होती। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, किसके बारे में, होम्योस्टेसिस के बारे में। इन शॉर्ट अगर हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा बेटा ये है कि होम्योस्टेसिस क्या है कि बॉडी की अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल फैक्टर कितने होते हैं, 3 होते हैं, वाटर, सॉल्यूट और टेम्परेचर। पानी और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने को एक्सक्रीशन कहते हैं, बॉडी के अंदर एक नैरो टॉलरेबल रेंज में टेम्परेचर बरकरार रखने को थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। और इसी तरह ये ऑर्गेनिज्म के लेवल पे था, सेल के लेवल पे भी होम्योस्टेसिस होता है, इन सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान में, वो ज़रूरी है, वो ठीक होगा तो पूरी बॉडी प्रॉपर्ली काम करेगी। और कंट्रोल सिस्टम काम कैसे करता है कि स्टिमुलस है, उसको रिसेप्टर यानी कि डिटेक्टर रिसीव करते हैं, कंट्रोल सिस्टम की तरफ भेजते हैं और वो फिर आगे इफेक्टर्स को मैसेज देता है, इफेक्टर्स आगे एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पैदा कर देते हैं। और जैसे हमने कहा था एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है जिसमें बाकायदा यही वाला सिलसिला होता है कि एक थर्मामीटर लगा हुआ है, उसने टेम्परेचर को डिटेक्ट किया, कंट्रोल सिस्टम को भेजा, उसने आगे से हीटिंग या कूलिंग सिस्टम्स को ऑन कर दिया। हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ऐसे ही है कि हमारी बॉडी का जो थर्मोस्टेट है, ये थर्मोमीटर है, वो कौन सा है, वो हाइपोथैलेमस है। इसके बारे में कहते हैं कि रिसेप्टर्स हमारी, फॉर एग्जाम्पल स्किन है, स्किन स्टिमुलस को रिसीव करेगी, फिर ये भेज दी कंट्रोल सिस्टम की तरफ, कंट्रोल सिस्टम जो है उसको इफेक्टिव की तरफ भेजेगा। अगर टेम्परेचर कम हो रहा था, बढ़ाना है तो हीटिंग सिस्टम ऑन होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा था तो कम करना है तो कूलिंग सिस्टम ऑन होगा। हीटिंग सिस्टम का कौन हम कहते हैं कि शिवरिंग होगी, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी, हम कांपेंगे, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ब्राउन फैट बर्न होगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर कम लूज होगा। और अगर हमने टेम्परेचर कम करना है तो उससे स्वेटिंग होगी, स्वेट इवेपोरेटिव कूलिंग से बॉडी का टेम्परेचर कम कर देता है, और या वैसो डायलेशन हो जाएगी, मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होगी स्किन के नज़दीक और मैक्सिमम हीट डेसिपेट हो जाएगी। इनके अगर हम ये कहते हैं कि जो भी ज़रूरत है उसके मुताबिक ये इफेक्टर्स को हुक्म देता है और इफेक्टर्स काम करना शुरू कर देते हैं। इस सिलसिले में ये इसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से इस फिनोमेना को कहते हैं। जब कंट्रोलर सिस्टम अपने ही प्रोडक्ट के जरिए कंट्रोल हो तो इसे फीडबैक कहा जाता है। जब जो रिस्पॉन्स है उसको पहले से इन्वर्स कर दिया जाए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंज के हिसाब से, तो इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक mechanism. Thank you very much. We will see you next time.